नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 14 और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम ताप और ऊष्मा के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं कि ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है और इनका माप क्रम हम किस प्रकार लेते हैं, थर्मामीटर क्या होता है और उनका यूज किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इसके आगे ऊष्मा के बारे में कि ऊष्मा का जो प्रभाव है वो हम हमारे दैनिक जीवन में कैसे देख सकते हैं। तो आपको पता है बच्चों, जब सर्दियां आती है, अगर आपने किया है घर पे, तो जब आप पाइप लगाते हो नल के अंदर तो सर्दियों में वो पाइप टाइट हो जाता है। तो आप क्या करते हो, उसको हल्का सा गर्म करते हो, गर्म करने से वो थोड़ा मुलायम हो जाता है और अच्छे से नल में फिट हो जाता है, होता है ना। तो ऐसा क्या हुआ, तो ऐसा हुआ कि जब हम उसको ताप दिए तो उसको ऊष्मा मिली, ऊष्मा के कारण उसके अंदर प्रसार हुआ, वो फैला, वो सिकुड़ा हुआ था ना, पाइप टाइट हो रखा था, वो मुलायम हो गया, इसका मतलब वो फैला। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या होता है कि ऐसा हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए, यदि किसी पिंड को गर्म किया जाता है तो उसके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। यह परिवर्तन ऊष्मा का प्रभाव होता है। इसके अलावा बच्चों, अगर हमने एक बर्तन लिया है, ठीक है, उसके अंदर हमने बर्फ रखी, उसको गर्म किया, तो क्या हुआ, वो बर्फ पिघलना शुरू होगी और जब वो पूरी बर्फ पिघल जाएगी वो पूरा पानी बन जाएगा। तो बर्फ पहले कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी। अब उसको गर्म किया तो हमने उसको ताप दिया, ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने के कारण वो ठोस थी बर्फ और वो बदल गई किसमें, पानी में, जो कि क्या है, द्रव। मतलब इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ ना। तो ताप या ऊष्मा देने से पदार्थ में किस तरीके के परिवर्तन होते हैं, देखिए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है ताप में वृद्धि, कि अगर हम ताप में वृद्धि करें तो क्या होगा। तो देखो, जब पिंड को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ये बात तो आपको पता है। अतः जब हम उसे स्पर्श करते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। जब भी आप किसी चीज को गर्म करते हो या आप चाय वगैरह बनाते हो, ठीक है, वो गर्म ही है, तो जब आप चाय आपकी गर्म होती है, आप उसको टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, गर्माहट, या आपका हाथ जलेगा। क्यों, क्योंकि उसका तापमान अभी क्या है, अधिक है। तो जब भी आप किसी भी चीज को गर्म करोगे उसका तापमान अधिक होगा और तभी हमें उसे छूने पे क्या होती है, गर्माहट महसूस होती है। और अगर आप उसको ठंडा करोगे तो जब भी किसी वस्तु को या किसी पिंड को हम ठंडा करते हैं, किसी पदार्थ को, तो उसका ताप बच्चों कम होता है। ठीक है, देखिए आगे अवस्था में परिवर्तन। तो अभी हमने देखा कि बर्फ को हमने ताप दिया तो बर्फ क्या थी, ठोस अवस्था में थी, उसको ताप देने पे क्या है, वो पिघलना शुरू हो गई, पिघलने से वो पानी में बदल गई, पानी क्या है, द्रव अवस्था है। और मानो अगर उस पानी को मैं और गर्म कर रही हूं तो पानी किससे बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो पानी तो देखो द्रव अवस्था थी, लेकिन जो भाप है वो क्या है, वो गैसीय अवस्था है। तो देखो फिर से अवस्था परिवर्तन हुआ ना। तो ये पढ़ते हैं हम, चलो। जब किसी पदार्थ में जो कि ठोस अवस्था में है ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तब एक निश्चित ताप तक पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है और उसके पश्चात यह पदार्थ ठोस अवस्था से किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस दौरान इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाता है बच्चों। देखो, गलनांक मतलब वो अंक जहां पे जो पदार्थ है वो गलना शुरू हो जाए या गल जाए, ठीक है, क्या कहलाता है, गलनांक। मतलब ठोस से किस में आ जाए, द्रव अवस्था में आ जाए। तो जिस मान पर ये आता है ना, उस मान को ही हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, गलनांक पर ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन अवस्था या परिवर्तन कहलाता है तथा इस प्रक्रिया के दौरान स्थानांतरित ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसके गुप्त ऊष्मा, गलन की, क्योंकि ये ठोस था, ठोस से द्रव में बदल रहा है तो ऊष्मा मुक्त होगी, तो कौन उस ऊष्मा को हम क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। ऐसे ही देखो, किसी ठोस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी निश्चित ताप पर 1 किलो पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हेतु आवश्यक है। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को आपको द्रव अवस्था में बदलना है। कितना पदार्थ लिया आपने, 1 किलो पदार्थ लिया, ठीक है। अब आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है ठोस को द्रव में बदलने के लिए, वो ही क्या है बच्चों, इसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जब ऊष्मा द्रव पदार्थ में जो कि द्रव अवस्था में है
जब ऊष्मा द्रव पदार्थ में प्रवाहित की जाती है तब उस पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है एवं वह किसी स्थिर ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहले तो हमने क्या किया, ठोस को किस में बदला, गलनांक पे, ये द्रव में बदल गया। तो यहाँ पे जो ऊष्मा की आवश्यकता थी 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए, वो तो कहलाई गलन की गुप्त ऊष्मा। अब हम क्या कर रहे हैं, जो द्रव है उसको हम बदल रहे हैं गैस में। ठीक है, तो देखो इस स्थिति में प्रवाहित की गई ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ये द्रव 1 किलो द्रव को गैस में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है वो कहलाएगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता है वो क्या कहलाएगी बच्चों, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब देखो किसी द्रव पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ को द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु आवश्यक है। ये बात तो समझ आ गई होगी। आगे देखिए, यह अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। मतलब 1 किलो द्रव को गैस में बदलना है अपन को, तो अब हम कौन सा पदार्थ ले रहे हैं, जैसे हम पानी ले रहे हैं, ठीक है, या बर्फ ले रहे हैं, या कुछ और ले रहे हैं, कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, चाहे वो ठोस है या वो द्रव है। ठीक है, 1 किलो पदार्थ को हम, जैसे ठोस है तो ठोस को द्रव में, और अगर द्रव है तो द्रव को गैस में बदलते हैं 1 किलो को, तो उसको बदलने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक है वो तो गुप्त ऊष्मा कहलाई। और अगर हम ठोस को द्रव में बदल रहे हैं तो वो तो हो गई गलन की गुप्त ऊष्मा, और द्रव को गैस में बदल रहे हैं तो वो किसकी होगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इधर देखो बच्चों, ये आपका एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये आपका द्रव पदार्थ है, और ये आपकी गैसीय पदार्थ है। अब थोड़ी सी बातें हमको समझनी है, वो बातें क्या है, देखिए इधर, कि अगर ठोस सीधा द्रव में बदलता है, ठीक है, अगर ठोस सीधा द्रव में बदलता है तो हम उसको गलना कहते हैं। क्या कहते हैं, गलना। ठीक है, और द्रव जो है वो द्रव सीधा गैस में बदलता है तो उसे हम कहते हैं क्वथन। क्या कहते हैं, क्वथन। ठीक है, लेकिन यदि आप सोचो ठोस सीधा गैस में बदल जाए, मतलब वो ठोस द्रव में ना बदले, सीधा क्या करे, गैस में बदल जाए, तो उससे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और ऐसे ही अगर गैस जो है, ठीक है, वो किसमें बदले, द्रव में बदले, तो इसको बच्चों हम कहते हैं संघनन। क्या कहेंगे बच्चों, संघनन। और जब द्रव जो है, द्रव बदल जाए सीधे किसमें, ठोस में, तो इसको कहते हैं बच्चों जमना। ठीक है, जैसे पानी होता है, पानी को हम जमाएंगे तो क्या बन जाएगी, बर्फ। तो पानी क्या है, द्रव, और बर्फ क्या है, ठोस। ठीक है, लेकिन यदि गैस सीधे किसमें बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो इसको क्या कहेंगे, तुषारण कहते हैं। ठीक है, अब इधर दूसरी चीज समझने की ये है बच्चों कि देखो, जब ठोस द्रव में बदलता है, ठोस जब द्रव में बदलता है तो हमें ताप देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम ठोस को ताप देंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा, और ऐसे ही हम द्रव को ताप देंगे तो ये गैस में बदल जाएगी। ये बात आई समझ में। ठीक है, और हम ठोस को ताप दे, बहुत अधिक ताप देने के कारण ये किसमें बदल जाएगी, गैस में। ये क्रिया तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है, लेकिन ऊर्ध्वपातन कब होगा, जब हम ठोस को क्या देंगे, ताप देंगे तो क्या होगा, ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गैस को हमें द्रव में बदलना है तो हमें उसका ताप कम करना पड़ेगा, मतलब हमें उसको शीतल करना पड़ेगा उसको। तो ये क्या कहलाएगा, शीतलन। मतलब गैस को द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो ये कहलाता है शीतलन। ऐसे ही द्रव को हमें ठंडा करना है ठोस बनाने के लिए, तो ये भी क्या हो गया, शीतलन। बात समझ में आ गई। और गैस को सीधा हमें ठोस से बदलना है तो ये प्रक्रिया भी शीतलन के अंतर्गत आएगी बच्चों। बात समझ में आई। ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में किस प्रकार बदलते हैं,
कब हमें ताप देना पड़ेगा और कब हमें उसका शीतलन करना पड़ेगा, ये सारा का सारा आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार की। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है बच्चों? अभी हमने बात की कि जब सर्दियां आती है तो आपको पता है जो हमारा पाइप हमने नल में लगाया था वो टाइट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करें, थोड़ा उसको ताप देते हैं, ताप देने से वो मुलायम हो जाता है और आसानी से उस नल में फिट हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ ताप देने से? ताप देने से क्या हुआ, जो प्लास्टिक का पाइप था उसके अंदर प्रसार हुआ, ठीक है। प्रसार होने के कारण ही वो मुलायम हुआ, ठीक है। अगर प्रसार नहीं होता तो मुलायम नहीं होता, और मुलायम नहीं होता तो हमें उसको नल के अंदर लगाने में क्या है, बहुत कठिनाई आती। लेकिन हमने थोड़ा सा ताप देती, उसमें क्या हुआ, प्रसार हुआ। तो ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि जब हम ताप दे रहे हैं तो वस्तु में प्रसार होगा। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया है तो जो बिजली के खंभे होते हैं उनमें जब तार बांधा जाता है तो थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब सर्दियां आती है तो वो क्या है, तार सिकुड़ जाते हैं, और जब गर्मियां आती है तो गर्मियों में ताप अधिक होता है, तो अधिक ताप होने के कारण जो धातु है उनमें थोड़ा प्रसार हो जाता है और वो ढीले हो जाते हैं। बात आई समझ में? तो देखो बच्चों, पढ़ते हैं। गर्म करने पर सभी पदार्थ प्रसारित होते हैं जल को छोड़कर, क्योंकि जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल संकुचित होता है, मतलब कम होता है, संकुचित होता है। उसके बाद वो क्या होता है, गर्म। पिंड को गर्म करने पर उसमें उसके आकार में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार हम किससे कह रहे हैं कि जो भी वस्तु होती है उसके आकार में जो वृद्धि होती है उसको ही क्या कह रहे हैं, ऊष्मीय प्रसार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रसार है, ये जो वृद्धि है ऊष्मा के कारण हो रही है, ठीक है। अब जो अलग अलग पदार्थ है उनका प्रसारण भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके पास ये एक 2 धातु से बनी हुई एक छड़ है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर तो देखो एल्यूमिनियम की छड़ है, और जो नीचे दिख रही है ना आपको ये वाली, ये है स्टील की। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको गर्म करने से क्या होगा कि जो ये नीचे स्टील वाली जो छड़ है ये धीरे धीरे मुड़ेगी, लेकिन जो एल्यूमिनियम की छड़ है उसमें बहुत ज्यादा प्रसार आ जाएगा। ये देखो, इसमें तो प्रसार कम आया है, इतना ही आया है, जबकि ये कितनी ज्यादा मुड़ गई है। तो एल्यूमिनियम के अंदर प्रसार क्या है, स्टील की तुलना में अधिक है। तो हर वस्तु का जो प्रसार है वो अलग अलग होता है। आगे देखो बच्चों, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर L लंबाई की एक धातु की छड़ के लिए डेल्टा T ताप पर परिवर्तन के संगत उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो डेल L हुई है, ठीक है। मतलब हमने एक L लंबाई का तार लिया है, ठीक है, उसको डेल्टा T ताप दिया है, तो इतना ताप इसको देने से इसकी लंबाई में क्या है, डेल्टा L की वृद्धि और हो गई। मतलब पहले तो सिर्फ L थी, अब L प्लस डेल्टा L, अब इतनी होगी इसकी लंबाई में वृद्धि। तो देखो क्या हुआ कि जो डेल्टा L है, मतलब कितनी वृद्धि हुई, जो ये वृद्धि है ये किसके बराबर है, ये समानुपाती है किस किसके, एक तो उसकी लंबाई के, वो कितना लंबा है, मतलब कितना टेम्परेचर दिया है, ठीक है, इसका जो गुणनफल है वो इस वृद्धि के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो देखो इधर डेल L जो कि क्या है, वृद्धि है, ये किसके समानुपाती है, उसकी लंबाई के और उसको दिए गए ताप के समानुपाती है। और आपको पता है जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटा के हमें बराबर का चिन्ह लगाना है तो हम कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं, और हमने नियतांक क्या लगाया है बच्चों, अल्फा लगाया है। तो डेल L बराबर क्या हो गया, अल्फा L डेल्टा T, ठीक है। अब जो ये अल्फा है, अल्फा क्या है, एक स्थिरांक है, इस अल्फा का मान निकालना है इस फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, अल्फा को यहीं रखो, बाकी मान को इधर भेजो। तो इधर ये गुणा में है तो इधर जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, भाग में। तो इधर तो क्या था, डेल्टा L, नीचे भाग में क्या आ जाएगा, L डेल्टा T, L डेल्टा T। ये बात आ गई समझ में, ये किसका मान आ गया, ये अल्फा का मान आ गया, और यही क्या है, यही उसका प्रसार है। देखो बच्चों, अल्फा बराबर डेल L बट्टे L नॉट डेल्टा T है। अब देखो यहाँ जो ये अल्फा है, ये अल्फा क्या है, धातु की छड़ के पदार्थ के लिए स्थिरांक है, और इसी स्थिरांक को हम छड़ का क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो जो अल्फा है वो कौन सा प्रसार है, रेखीय प्रसार है, ठीक है बच्चों। अर्थात किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, उस पदार्थ की इकाई लंबाई की छड़ में प्रति डिग्री सेल्सियस
ताप वृद्धि के संगत लंबाई में वृद्धि है। मतलब कितनी डिग्री सेल्सियस के अंदर उसके लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है। ये जो प्रसार है, यही प्रसार क्या है, आपका रेखीय प्रसार गुणांक है। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है, प्रति केल्विन है। मतलब 1/केल्विन होता है। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस के तुल्य है। ठीक है, आगे देखो, 1 मीटर लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसके लंबाई में जो वृद्धि होती है वही बच्चों रेखीय प्रसार गुणांक है। मतलब रेखीय प्रसार गुणांक का मान क्या है कि अगर 1 मीटर लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो इसके अंदर जो वृद्धि हुई, मतलब मान लो 1 मीटर से मान लो 1.3 मीटर हो गया, हमने माना है ऐसा। ठीक है, तो ये 0.3 मीटर की जो वृद्धि है वही क्या है, आपके रेखीय प्रसार गुणांक है। अब देखो, किसी ठोस के टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक साथ वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे मान लो ये कोई डब्बा है। ठीक है, ये कोई ठोस डब्बा है, घन है कोई ठोस। अब इसको अगर मैं ताप दूंगी, अब जैसे मैं अगर तार की बात करूं तो तार में तो लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन मैं अगर इसको ताप दे रही हूं तो इसके क्या है, इसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई में भी वृद्धि होगी और इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। तीनों में वृद्धि होगी। ठीक है, जब तीनों में वृद्धि होगी तो ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई होगी। अगर तीनों में वृद्धि हो रही है तो ये होने वाली वृद्धि इसके आयतन में भी हो रही है या नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल मैम, क्यों, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है ना। और लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी हो रही है और ऊंचाई में भी हो रही है, तीनों में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके आयतन में भी वृद्धि होगी। तो इधर देखिए बच्चों, किसी ठोस के टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक साथ वृद्धि हो सकती है, अतः उसके ताप के साथ उसके आयतन में भी वृद्धि होती है। ये बात समझ में आ गई। तो देखो, किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उस पदार्थ के इकाई आयतन के ठोस के आयतन में प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के संगत आयतन में वृद्धि है। 1 घन मीटर आयतन के ठोस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। देखो बच्चों, रेखीय प्रसार गुणांक को तो हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। ठीक है, और इसको हम किससे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम गामा से। ये क्या हो जाएगा, आपका आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है बच्चों, आगे देखो। ठीक है, तो आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। वी का मतलब क्या है, उसका आयतन है, तो वी इंटू डेल्टा टी। आगे देखो बच्चों, ठोसों का प्रसार बहुत कम होता है, अतः उसे आसानी से देखा और मापा नहीं जा सकता। अब जैसे आपने पाइप गर्म किया था, वो पाइप नल में लग गया था, लेकिन आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि इसके आयतन में या इसके आकार में वृद्धि हुई है या इसके अंदर प्रसार हुआ है। अगर यही प्रसार आप द्रव और गैस में देखोगे तो आपको दिखाई भी देगा। देखो बच्चों, लेकिन द्रवों का प्रसार ठोसों से काफी अधिक होता है और गैसों का प्रसार द्रवों से भी अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हम द्रव और गैसों का प्रसार सुविधा पूर्वक देख सकते हैं, लेकिन ठोसों का प्रसार हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है। ठीक है, द्रव और गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, अतः तरल पदार्थों के लिए केवल आयतन प्रसार ही सुसंगत होगा। आगे देखो बच्चों, बात करते हैं तापीय प्रसार का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो अभी हमने बताया कि एक तो जैसे सर्दी आ गई थी तो हम पाइप लगाए थे, दूसरा जो खंबे थे उसके अंदर जब तार बांधा जाता है, बिजली का तार, तो उनको थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि सर्दियों में तापमान क्या होता है, गर्मियों की तुलना में कम होता है, तो तार सिकुड़ जाते हैं, जबकि गर्मियां आती है तो गर्मियों में तापमान अधिक होता है तो तार फैल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के उपयोग है। तो देखिए, तापमापी को बनाने में तापीय प्रसार के गुण का उपयोग किया जाता है। आपको याद आ रहा होगा बच्चा, जब अपन तापमापी बनाए थे और उसके अंदर पारा भरे थे, तो पारा ऊपर नीचे जा रहा था। तो क्यों जा रहा था, वो प्रसार के कारण ही जा रहा था। जब उसको टेम्परेचर मिल रहा था तो वो क्या करता है, प्रसार करता है, इसलिए ही वो क्या है, ऊपर नीचे हो पाता है। आगे देखो, कांच की बोतल में लगा धातु का ढक्कन जब जकड़ जाता है तो उसे खोलने के लिए ताप प्रसार के गुण का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, ये एक बोतल है। ठीक है, इस बोतल का ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन बहुत टाइट बंद हो गया है, अभी आपसे खुल नहीं रहा है।
अब आपने बहुत ताकत लगा ली, नहीं खुल रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो ये जो रबड़ का ढक्कन है ना, तो आप क्या करोगे, इस बोतल को आपने बहुत गरम गरम पानी में रख दिया, थोड़ी देर छोड़ा, तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद जब आप इसको बाहर निकालोगे और ढक्कन खोलोगे तो ये खुल जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो ढक्कन था ना, जो गरम गरम पानी है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर जो है प्रसार होगा, और प्रसार होने के कारण ये क्या है, मुलायम हो जाएगा, और मुलायम होते आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो देखो, ढक्कन को गर्म किया जाता है, गर्म करने से ढक्कन प्रसारित होता है और ढीला हो जाता है और आसानी से निकल जाता है। आगे देखिए, क्या आपने घोड़ा गाड़ी देखी है, उसमें लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि लोहे की हाल को लकड़ी के पहिए पर कैसे चढ़ाते हैं? वास्तव में लोहे की पट्टी से बने वलय की त्रिज्या लकड़ी के पहिए की त्रिज्या से थोड़ी कम होती है। उसके बाद वलय को गर्म किया जाता है, जिससे कि उसकी त्रिज्या लकड़ी के पहिए की त्रिज्या से थोड़ी अधिक हो जाती है, और गर्म वलय को पहिए पर चढ़ा दिया जाता है। इधर देखो बच्चों, ये क्या होता है, जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसका पहिया है, ये क्या होता है, ये लकड़ी का है, ठीक है, जबकि इसके ऊपर जो ये है ना, ये लोहे के कीलों की हाल है, ठीक है। अब अगर आप देखो कि ये पहिया लकड़ी का पहिया है इतना बड़ा, लेकिन जो हाल है ना वो इससे छोटी होती है, या इसके बराबर मान लो, फिर ये इसके ऊपर कैसे चढ़ी गई, क्योंकि अगर ये छोटी होती तो ये इस पे जाती ही नहीं। तो ऐसा क्या किया, तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, इसमें प्रसार हो जाता है, प्रसार होने से ये बड़ी हो जाती है और इस पर चढ़ जाती है, और जब ये ठंडी होती है तो इसके नाप से फिक्स हो जाती है। तो इधर देखिए, ठंडा होने पर लोहे की हाल सिकुड़ जाती है और लकड़ी के पहिए पर जकड़ जाती है। लोहे का वलय गर्म करने पर प्रसारित होता है, ये हम पढ़ चुके हैं और आपको भी अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए क्या होता है, जो लोहे की हाल होती है, इसकी जो त्रिज्या है, अगर आप इसकी त्रिज्या, जैसे अगर इसकी त्रिज्या आप देखोगे R और इसकी त्रिज्या देखोगे R, तो ये वाली त्रिज्या क्या है, ये वाली कम होती है और ये वाली ज्यादा होती है, लेकिन इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से इसका प्रसार होता है और ये R क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, फिर इसको इस पर चढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद जब ये ठंडी होती है तो R इसकी वापस कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, रेल की पटरियों के जोड़ के मध्य जगह छोड़ी जाती है। तो देखो, जब भी रेल की पटरियां बिछाई जाती है ना, तो उनके मध्य में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। वो जगह क्यों छोड़ी जाती है, देखो, जब गर्मियों में तापीय प्रसार होता है तो तापीय प्रसार के कारण जो पटरियां है वो मुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब प्रसार होगा तो ये आपस में टकराएगी और टकरा के क्या कहीं से भी ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो मुड़ जाएगी तो क्या है, ट्रेन उस पर आएगी तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम इस पर जगह छोड़ देंगे तो जब इनका प्रसार होगा तो ये उस जगह को क्या है, कवर कर लेती है। तो देखो, और रेल पटरी से उतर जाएगी। आगे देखो, रेल की पटरियों के जोड़ के मध्य जगह छोड़ी जाती है, अन्यथा गर्मियों में तापीय प्रसार के कारण पटरियां मुड़ जाएगी और रेल पटरी से उतर जाएगी। कांच के ग्लास में, अब आपने देखो कभी अगर नोट किया है कि ये ग्लास है, ठीक है, किसका है, कांच का ग्लास है, और आप इसके अंदर तुरंत आपने चाय बनाई और आप गरम गरम चाय इसमें डाल दो, जैसे ही आप चाय डालोगे तुरंत टूट जाएगा। बहुत बार होता है ना ऐसा किचन में, तो क्यों होता है, देखो, कांच के ग्लास में चाय डालते समय पहले धातु के चम्मच को ग्लास में रखने को कहा जाता है और उस पर चाय डालते हैं। यदि कांच के ग्लास में चाय अचानक डाल दी जाए तो पृष्ठ के असमान प्रसार से ग्लास चटक जाता है, क्योंकि जो कांच है उसमें भी प्रसार होगा और प्रसार होने से वो क्या है, चटक जाता है, क्योंकि चाय गर्म है, मतलब उसका ताप अधिक है, और जैसे ही कांच को ताप अधिक मिलता है तो इसमें प्रसार होगा और प्रसार होने के कारण ये टूट जाता है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रिक्त स्थानों में सही विकल्प भरिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत उपकरण खाली स्थान में द्विधातु पट्टी का उपयोग ताप स्थायी के रूप में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, विद्युत बल्ब, टीवी या रेफ्रिजरेटर? तो इसका आंसर है बच्चों रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम मोम का गलनांक बिंदु 2 किलोग्राम मोम के गलनांक बिंदु से होता है, आधा होता है, दुगना होता है या समान होता है? तो बच्चों समान होता है, क्योंकि दोनों किसकी बात कर रहे हैं, मोम की कर रहे हैं। तो मोम का चाहे 1 किलो लो चाहे 10 किलो लो, गलनांक तो उतना ही आएगा ना। नेक्स्ट देखिए, वाष्पन के गुप्त ऊष्मा को खाली स्थान में मापा जाता है तो जूल पर किलोग्राम में मापा जाता है। आगे देखिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 1 किलो ठोस को या 1 किलो द्रव को
किसमें? ठोस को तो द्रव में और द्रव को गैस में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो गुप्त ऊष्मा होती है। यहाँ बात वाष्पन की हो रही है, मतलब द्रव को गैस में बदल रहे हैं। कितने द्रव को? 1 किलो को, तो पर किलो में आएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलो वाष्प में, 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलो जल से 2260 जूल ऊष्मा। तो बच्चों अधिक होगी। अधिक क्यों होगी? क्योंकि वो वाष्प की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है? जल, मतलब द्रव अवस्था की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का घनीय प्रसार उसके रेखीय प्रसार से। तो देखो बच्चों, रेखीय प्रसार तो क्या होगा? एक की तरफ होगा, जैसे लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। जबकि घनीय प्रसार है ना, वो तीनों में होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तिगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का प्रसार सर्वाधिक होता है। तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, गैस का प्रसार सर्वाधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हम यहीं पर पढ़ते हैं। इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और दैनिक जीवन में इनके उपयोग देखते रहिए। धन्यवाद।